नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी विषय पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। ये वीडियो मेरा आपके क्लास के लिए हिंदी विषय को संबोधित है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं आपके जैसे मेरे बहुत सारे चाहने वालों ने ये प्रस्ताव रखा था कि सर गोधूली को भी पढ़ाइए। मैंने निर्णय लिया कि भक्त और भगवान में जो संबंध है वही संबंध एक शिक्षक और छात्र में होता है, तो आपकी भावनाओं की कदर करना मेरा फ़र्ज है और मैंने उसी को ध्यान में रख कर के ये कक्षा 10 के लिए गोधूली पुस्तक को पढ़ाने का निर्णय लिया है। जाहिर है यह हिंदी विषय है और मैं अपने अनुभव ज्ञान से आपकी सेवा कर सकूं, इससे बड़ा मेरे लिए कोई सौभाग्य नहीं है। इसलिए मैं आपके समक्ष अभी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। पुस्तक का नाम गोधूली कक्षा 10 भाग 2। इस किताब में आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ लिखा है अनुक्रमणी। अनुक्रमणी ये विषय सूची, पाठ्य सूची अनुक्रमणी। इसमें आपको सबसे पहले गद्य खंड की शुरुआत होती है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह एक निबंध है। विचार इसमें होते हैं। निबंध में विचार होते हैं। लेखक अपने विचारों से हमें परिचित कराते हैं। इसके बाद यहाँ से शुरू हो करके ये आपको महात्मा गांधी द्वारा लिखित शिक्षा और संस्कृति शिक्षा शास्त्र के साथ समाप्त होता है। उसके बाद आपको ये काव्य खंड है। तो काव्य खंड में गुरु नानक का ये पहला उनकी द्वारा लिखी गई ये कविता, ये हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये आपको मैंने बताया। अब हम लोग आते हैं विषय वस्तु पर। आज का हमारा पाठ है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित निबंध श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो ये जाहिर है कि इसमें श्रम और जाति के विषय में टिप्पणियाँ होंगी। इन मुद्दों पर महान विचारक भीमराव अंबेडकर के विचार होंगे, तो उनको पढ़ने के पहले हमें लेखक के विषय में पहले पढ़ने की ज़रूरत है। आफ्टर ऑल सब के बाद मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अपने मन से मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं वही आपको पढ़ाऊँगा जो किताब में आपके पास है, जो लिखा हुआ है आपकी पाठ्य पुस्तक में। तो मेरे दोस्तों, आपको मैं सिर्फ विषय वस्तु ही बताऊँगा, कोई ज़्यादा इधर उधर फालतू की बात नहीं करूँगा। तो आते हैं टॉपिक पर, मुद्दा पर, पाठ पर। पाठ हमारा आज का है भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। मानव मुक्ति के पुरोधा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पुरोधा वे थे, वो उद्धारकर्ता थे, वो मानव मुक्ति के पक्ष में बोलने वाले थे। मानव मुक्ति का मतलब क्या? मानव मुक्ति का मतलब यह है कि जो हमारे समाज में बुराइयां हैं, मनुष्य के जीवन को जिन बुराइयों ने जकड़ रखा है, जिन बुराइयों की जंजीरों में मानव जीवन ग्रसित है, जिसके चलते मानव जीवन दुखी है, उन जंजीरों को तोड़ने की बात, तो मानव को मुक्त करने की बात करने वाले महान व्यक्तित्व भीमराव अंबेडकर थे। बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। सुपठित का मतलब होता है सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले। उनके लेखों को, उनके साहित्य को, उनकी टिप्पणियों को
लोग बहुत पढ़ते थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, फिर वहाँ से लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत कीं। इन पंक्तियों का मतलब यह है कि भीमराव अंबेडकर साहब बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वो संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक और वैदिक ग्रंथों के अध्ययन कर चुके थे और उसमें ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र में भी उसके आधार पर उन्होंने अपनी स्थापनाएं, अपनी खोज प्रस्तुत की समाज के लिए, जिससे समाज को बहुत फ़ायदा हुआ। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। तो कुल मिलाकर हम लोग उनके विषय में क्या लिखेंगे? तो जब भी ये पाठ हम पढ़ेंगे तो लेखक के विषय में जब 1, 2, 3 लाइन हमें लिखना पड़ेगा तो हमें ये मुख्य बातों को याद रखना चाहिए कि व्यक्ति का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि उसके द्वारा किए गए कार्य। तो उन्होंने जो कार्य किए उसकी चर्चा यहाँ है। अध्ययन के क्षेत्र में वे इतिहास मीमांसक, वो इतिहास की खोजबीन करने वाले, जांच पड़ताल करने वाले मीमांसक, विधिवेत्ता, लॉ पढ़े थे, कानून जानते थे, कानून पढ़े थे, अर्थशास्त्री थे, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। वो धार्मिक मुद्दों पर भी बड़े बड़े व्याख्यान देते थे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। अपने देश में, भारत में उन्होंने कुछ समय के लिए वकालत का भी कार्य किया। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे: बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तो ये बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले उनके मार्गदर्शक थे। इनके दर्शनों का उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अगर हम ये बताएंगे कि भीमराव अंबेडकर के विचार किन महापुरुषों से प्रभावित हुए तो हमें ये 3 नाम लेने पड़ेंगे। ये नाम हैं बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखीं। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण हैं द कास्ट्स इन इंडिया, भारत में जातिवाद, द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। ये पुस्तकें हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई हैं। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर, जातिभेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। ये याद करने लायक है कि ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं यह लिया कहाँ से गया है, तो इसका मूल स्रोत है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी में अनुवाद किया है ललई सिंह यादव ने, और वो
उसमें थोड़ा संपादन भी किए हैं। संपादन का मतलब ये हुआ थोड़ा काट जहाँट, सेट होने के लायक, आपके क्लास के लायक हो सके, इसके लायक बनाने का प्रयास किया। किसने? तो ललई सिंह यादव ने। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन जो 1936 में हुआ था कि अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेत्ता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। अर्थात जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति प्रथा को भारतीय समाज, लोकतंत्र, मानवीय मूल्यों आदि के लिए नुकसानदायक बतलाया है। तो ये अब तक हम लोगों ने लेखक के विषय में पढ़ा जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। मेरे दोस्तों, मैं आपको साफ साफ बताऊं कि पाठ्य पुस्तक से जो आपकी किताब में है उससे हट करके हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। वही पढ़ेंगे, उतना ही आप याद कर लो ठीक से, तो आपको एग्जामिनेशन में 100% अंक आने में सहायता मिलेगी। और मेरा आपको आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने उद्देश्य में सफल हों। और ये सुनने के बाद आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखेंगे कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। ये हिंदी पढ़ाने का मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, इस पर अपना विचार आप ज़रूर देंगे। अगर कुछ कमी मालूम पड़े तो कृपया करके आप उसको भी लिखेंगे, क्योंकि आपके द्वारा की गई हर कमेंट, आपके द्वारा की गई हर टिप्पणी को मैं आपका कोऑपरेशन, सहयोग के रूप में स्वीकार करूंगा। तो अब इसके बाद हम लोग पाठ पर आते हैं। पाठ्य पुस्तक में जो पाठ है जो हमें पढ़ना है, लेखक के परिचय के अलावा उस पर आते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जाहिर है कि इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे श्रम के विषय में, उसका विभाजन क्या होता है और जाति प्रथा क्या है। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि जाति प्रथा अच्छी नहीं है, लेकिन आज के युग में भी बहुत सारे लोग जातिवाद के पक्ष में विचार व्यक्त करते हैं, वे जातिवाद के पोषक माने जाते हैं। तो वैसे लोगों की कमी आज भी नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। जो लोग जाति प्रथा का समर्थन करते हैं वे अपनी तरफ से ये तर्क देते हैं कि समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक समाज, सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन मतलब एक तरह के कार्य करने वाले लोगों को एक वर्ग का माना जाएगा। जैसे कोई चमड़े का कार्य करता है तो वह चमार हुआ, कोई वेद पाठी है तो वह ब्राह्मण हुआ। इस तरह से लड़ाई का काम करने वाला, युद्ध करने वाला वह क्षत्रिय हुआ। तो यह जो वर्ग विभाजन है यह श्रम विभाजन है। तो इसे उन्होंने श्रम विभाजन के रूप में समझने का प्रयास किया है बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो ये जो हमारा समाज है, जो जातिवाद के समर्थक हैं, पोषक हैं, वे मानते हैं कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन जरूरी है। अर्थात खानदानी जो कार्य करेगा आदमी तो वह अच्छी तरह से करेगा, ये उनकी समझ है जो लोग जातिवाद को सही मानते हैं। चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है।
जो जातिवाद के समर्थक हैं वे कहते हैं कि श्रम के बंटवारा के कारण ही जाति प्रथा समाज में आई, इसलिए जाति प्रथा और श्रम विभाजन एक ही है, इससे कार्यकुशलता आती है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन ही नहीं है, बल्कि उसके आधार पर एक श्रमिक विभाजन भी हो गया है। श्रमिकों का ग्रुप भी अलग अलग बन गया है, श्रमिकों का भी समूह अलग अलग बन गया है, जो व्यक्ति का बंटवारा हो गया है, ग्रुप हो गया है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। लेकिन बाबा साहब का विचार है कि श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। उनका कहना है कि श्रमिक का जो विभाजन हो जाता है वह अस्वाभाविक होता है। लेकिन जो सभ्य समाज की पहचान नहीं है, इससे भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। मतलब यह श्रम विभाजन के आधार पर जो वर्ग बन जाता है उसमें ऊंच नीच का भेदभाव भी पैदा हो जाता है। अच्छा कार्य करने वाला वो आदमी, वो जो मुख्य पद पर रहता है वो ऊंचे तबके का हो जाता है, और जो निम्न स्तर का कार्य करता है वह निम्न ग्रुप का माना जाता है। तो ये वर्ग विभाजन के साथ, श्रम विभाजन के साथ श्रमिकों का विभाजन भी हो जाता है। परंतु किसी भारत की जाति प्रथा की एक विशेषता यह है कि वह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। एक खानदान में जन्म लेने वाला आदमी जरूरी नहीं है कि वह पिता के पेशे को ही, पिता के रोजगार को ही सही मानेगा। हो सकता है कि व्यक्ति में दूसरी तरह की प्रतिभा हो, तो स्वाभाविक विभाजन इसे नहीं कहा जा सकता। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव कर सके। हमें कुशल श्रमिक अगर पैदा करना है, अच्छा कारीगर पैदा करना है, तो हमें उस हद तक उसको पढ़ाना पड़ेगा, उसकी शिक्षा दीक्षा देनी पड़ेगी कि वह अपने मन के लायक अपने रोजगार का चयन कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ये कार्य को चुनने की क्षमता, चुनने का अवसर मिलने की जगह पर होता यह है कि बच्चा गर्भ में ही रहता है और उसकी जाति निर्धारित हो जाती है और जाति से संबंधित पेशा निर्धारित हो जाता है, जो अमानवीय है बाबा साहब अंबेडकर के विचारों में। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। जाति प्रथा के आधार पर जो पेशा व्यक्ति के नाम पर आता है, व्यक्ति की किस्मत में जो पेशा आता है, वह व्यक्ति आजीवन उसी पेशे से पहचाना जाता है। यह जाति प्रथा का दोष है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, हो सकता है कि वह पेशा जो खानदानी पेशा है व्यक्ति का, उसमें उसकी रुचि ना हो और उसके चलते वह उसमें अच्छा ना करे और वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास,
कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। आजकल उद्योग धंधे, आजकल तकनीकी का युग है, तकनीकी का महत्व है, इसके चलते उद्योग धंधों में परिवर्तन होता है, कभी कभी रोज़गार बदलना पड़ता है। और अगर पेशागत रोज़गार रहेगा, रोज़गार बदलने की गुंजाइश न रहेगी, तो व्यक्ति कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। यदि हो सकता है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो। हिंदू धर्म में बाबा साहब अम्बेडकर का विचार है कि पैतृक पेशा ही व्यक्ति करता है, उसे दूसरा पेशा करने की अनुमति नहीं है। हालांकि आजकल तो ऐसा नहीं है, आजकल तो सरकार ने अवसर दिया है सबको सब कुछ करने का। तो आज जो संविधान है उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की झलक है। आज हम उनके विचारों का स्वागत करते हैं और उसी के आधार पर हमारा भारत आज आगे बढ़ रहा है। तो ये न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार से जब पेशा बदलने की अनुमति नहीं है, तो भारत में बहुत मात्रा में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष कारण यह भी है कि लोग अपने मन से पेशा नहीं खोज पाते, वे खानदानी पेशा को स्वीकार करने में, अपनाने में के लिए मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। इस प्रकार अम्बेडकर साहब को लगा कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। यह मनुष्य की मर्जी से श्रम का विभाजन नहीं होता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को रुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। आज के ज़माने में जो क्या है, यह है कि इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। आज उत्पादन में कमी अगर आती है तो उसका एक कारण यह भी है कि कारीगर खानदानी जो कार्य करेंगे तो उनको उसमें रुचि नहीं होगी, तो उनका मन नहीं लगेगा, तो वो कार्य अच्छी तरह से नहीं करेंगे, तो उत्पादन में कमी आएगी। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और काम करने के लिए प्रेरित करती है, काम और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता जैसे प्राप्त की जा सकती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता जैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। जाति प्रथा क्या करती है कि व्यक्ति की रुचि का ख्याल नहीं रखती, उस पर जन्म का दबाव रहता है। इस प्रकार से जातिगत प्रथा खानदानी बन जाती है और इस प्रकार से व्यक्ति को अपने भविष्य को संवारने के लिए स्वतंत्रता की कमी का एहसास होता है, वो एक कार्य के चयन में। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। जाहिर है कि इस तरह से जाति प्रथा की आलोचना कर रहे हैं अम्बेडकर साहब, तो कुछ लोगों के मन में सवाल उठेगा कि अगर जाति प्रथा के विरोधी हैं तो इनकी नज़र में बेहतर समाज, अच्छे समाज का मतलब क्या है। तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज, अम्बेडकर साहब का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व, जो फ्रांसीसी क्रांति के मूल बिंदु थे, पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है?
किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। अम्बेडकर साहब का विचार है कि व्यक्ति समाज में गतिशीलता का मतलब कोई भी परिवर्तन एक दूसरे तक पहुंचना चाहिए, एक छोर से दूसरे छोर तक जाना चाहिए। कहीं भी कुछ फिक्स नहीं हो कि आदमी है तो यह सिर्फ एक ही कार्य करेगा, दूसरा कार्य इसके लिए प्रतिबंधित है। यह गतिशीलता के विपरीत बात हुई। इसलिए गतिशीलता का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपना भविष्य, अपना रोजगार चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क, बिना जाति पाति के, बिना किसी मतभेद के एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहिए। समाज के लोगों को साधन व अवसर भी उपलब्ध रहना चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। अम्बेडकर साहब की महानता इन शब्दों में झलकती है। उनका कहना है कि जैसे दूध पानी मिल जाते हैं तो पहचानना मुश्किल होता है, तो उसी तरह से भाईचारे का मतलब है समाज के सभी जाति के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, एक दूसरे पर भरोसा करें, और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। अम्बेडकर साहब का विचार है इसी को लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र की यह परिभाषा है मेरे दोस्तों, इसको याद करें, ये बहुत ही सहायता करेगा आपको। लोकतंत्र क्या है? तो मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यही तो लोकतंत्र है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो, एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं हो, ऊंच नीच नहीं हो, छुआछूत नहीं हो, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा हो, सम्मान हो, तभी तो लोकतंत्रात्मक समाज की रचना होगी। तो धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके अंदर इतने महान विचार थे, तभी तो हमारे लोगों ने, हमारे महान नेताओं ने उन्हें संविधान निर्माण का कार्य सौंपा, और आज भारत का संविधान अम्बेडकर साहब के प्रति बहुत श्रद्धा भाव से अवनत रहता है। हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान की रचयिता श्री बाबा साहब अम्बेडकर ही थे। तो मेरे दोस्तों, ये मैंने पाठ पढ़ाया, इसके बाद क्वेश्चन आंसर बचता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ टिप्पणी करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने विचार देंगे। मैं उसके आधार पर अगला पाठ पढ़ाऊँगा, और इसका क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर जो रह गया मैं अगले वीडियो में बनाऊँगा। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद।